नमस्कार, परिष्कार वर्ड में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आपको सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। और बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूपीएससी के एग्जाम तक में इसके लगातार प्रश्न जो है वो पूछे जाते रहे हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो जीवों के शरीर में पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका स्रावण करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इस टॉपिक से संबंधित हमारे विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो हमारी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी आकार के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जो यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है, जो आईएस प्रीम के अंदर पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न, एस्ट्रोजन क्या है, जो यूपी लोअर सब के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, जो यूपीपीसीएस और 2001 और 2010 के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न, पुरुष में कौन सी कोशिका वृषणीय हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण एवं स्रावण करती है, जो रीट के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, जो आरएस आरटीएस के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न, इंसुलिन होता है, जो यूपीपीसीएस मेंस के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जो एलडीसी के अंदर पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये असिस्टेंट जेलर के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेव रोग किस कारण से होता है, ये एसएससी 10+2 के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न, मनुष्य में जैविक घड़ी कौन सी ग्रंथि है, ये हेडमास्टर और स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया है। घेंगा रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, ये एसएससी मैट्रिक के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो एसएससी इनकम टैक्स के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं और यह टॉपिक, अब हमें पता चल रहा है कि यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हर एक एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो क्या आप जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं और ये हमारे शरीर में क्या प्रभाव अपना दिखाती हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मानव शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो कॉमन पाई जाती हैं, अर्थात मेल और फीमेल दोनों के अंदर कौन सी हैं जो समान प्रकार की हैं और कौन सी हैं अलग हैं। उन्हें हम देखिए एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को देख करके आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हाइपोथैलेमस क्या ग्रंथि है और ये क्या काम कर रहा है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क का भाग होता है और अग्र मस्तिष्क के अंदर ये स्थित होता है तथा हमारी जो भी ग्रंथियां हैं उनको क्या करता है, निर्देश देता है हार्मोन्स के स्रावण के लिए और हार्मोन्स के नियमन के लिए। हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो जो हमारा हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके लास्ट में हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको क्या कर रहा है, नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। मतलब एक मास्टर के रूप में हाइपोथैलेमस हमारी विभिन्न ग्रंथियों के ऊपर कार्य कर रहा है। उनके हार्मोन को क्या कर रहा है, रेगुलेशन और स्रावण के लिए जो है वो निर्देश दे रहा है। अगला हम बात कर रहे हैं पीनियल ग्रंथि की। देखिए,
पीनियल जो ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है, और पीनियल जो ग्रंथि होती है उसे हम जैविक घड़ी भी कहते हैं। जैविक घड़ी, अब जैविक घड़ी के ऊपर भी देखिए प्रश्न पूछा जाता रहा है। अभी हमने जो गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देखे थे कि यस जैविक घड़ी, जैविक घड़ी से हम क्या मान सकते हैं, हम घड़ी से क्या तात्पर्य लेते हैं कि यस घड़ी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या हम अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उठना सोना जागना बैठना वो सारी क्रियाएं हम अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी पीनियल ग्रंथि पाई जा रही है जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं, और हमारे शरीर के अंदर ये विभिन्न क्रियाओं को रेगुलेट करने का कार्य करती है। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर ग्रंथि हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो यह हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है। मस्तिष्क के जो सैला टर्शिका भाग के अंदर जो है वो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। अगली ग्रंथि की हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि जिसे हम आउटू ग्रंथि कहते हैं। आउटू ग्रंथि देखिए यह ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है, ठीक है, और गले के अंदर यह पाई जाती है और थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावण करती है, तथा संख्या में एक जोड़ी पाई जाती है आउटू ग्रंथि। जिससे संबंधित भी आपने देखा कि इसकी कमी से जो है वो घेंगा रोग हो जाता है, और भी विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं इस ग्रंथि की कमी और अधिकता के कारण से हो जाते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे। यह संख्या में एक जोड़ी होती है। दूसरी हम बात करें पराउटू ग्रंथि। देखो पराउटू ग्रंथि, ठीक है, कि नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाई जा रही है। पराउटू ग्रंथि जो होती हैं वो संख्या में 2 जोड़ी होती हैं, और आउटू जो ग्रंथि है उसकी दोनों पालियों के अंदर पाई जाती हैं और संख्या में 2 जोड़ी होती हैं। इसके बाद है थाइमस ग्रंथि। थाइमस नर और मादा दोनों के अंदर पाई जाती है और हृदय के पास में स्थित होती है थाइमस ग्रंथि, जो थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। और देखिए यह थाइमस ग्रंथि क्या है, एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती है। अब आपको पता होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम पाया जाता है जो हमें विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। लेकिन ये ग्रंथि क्या है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है ये थाइमस ग्रंथि क्या होती जाती है, आकार में कम होती जाती है, और जिसके कारण से क्या होता है, व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और व्यक्ति देखते हैं हम जैसे जैसे उसकी वृद्धावस्था आती है वह कमजोर होने लगता है। वो इसी कारण से होता है, ये हमारे प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। अगला हम बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड, अधिवक्रीय ग्रंथि। अधिवक्रीय, देखो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, अधि और वक्रक। वक्रक किडनीज जो क्या कर रही हैं, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करती हैं, और मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी जो है वो किडनी पाई जाती है। एड्रीनल अधिवक्रीय कहाँ स्थित होती है, वक्रों के ऊपर स्थित होती हैं। हमारी जो किडनी है उसके ऊपर स्थित पाई जाती हैं। अगला है हमारा पैनक्रियाज, अग्नाशय, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए हम देखते हैं इसको कि यस ये तो हमारी किडनीज है और इनके ऊपर यह अधिवक्रीय ग्रंथि जो है वो लगी हुई पाई जा रही है, अधिवक्रीय ग्रंथि, और ये है अग्नाशय। तो इस प्रकार ये ग्रंथियां जो है हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमने ग्रंथियां देखी वो तो सामान्य थी, जो
कॉमन थी, मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाई जा रही थी। अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो सिर्फ फीमेल के अंदर पाई जाती हैं। देखिए, ओवरी, अंडाशय। फीमेल्स के अंदर जनरली एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ओव्यूम की फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रकार से यह फीमेल्स के अंदर अंडाशय उपस्थित होते हैं, संख्या में एक जोड़ी होते हैं और उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं। इसके अलावा देखते हैं मेल्स के अंदर जो है वो टेस्टिकल्स, वृषण पाए जाते हैं जो संख्या में एक जोड़ी होते हैं और शुक्राणुओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो देखिए, ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां थी जो मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं, और ये विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा, फीमेल्स के अंदर प्लेसेंटा जिसे हम अपरा कहते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब फीमेल्स के अंदर फीमेल्स में प्रसव अवस्था के दौरान यह काम करती है। और प्लेसेंटा का कार्य होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जो डेवलपिंग फीटस है, भ्रूण है, उसको पोषण देने का, उसके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का सारा कार्य जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू किया जाता है। और इस प्लेसेंटा को जैसे ही शिशु का बर्थ होता है, चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, उसके बाद में इसको मदर से काट के अलग कर दिया जाता है। तो ये प्लेसेंटा जो है प्रेगनेंसी के दौरान काम करती है। अब हम देखने जा रहे हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, कि ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन ग्रंथियों के अंदर कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, जबकि मैंने आपको बताया था पहले कि बहिःस्रावी ग्रंथियों के अंदर क्या होती है, नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिका विहीन होती हैं तथा अपने उत्पाद, इनका उत्पाद है हॉर्मोन्स, को सीधे रक्त धारा में स्त्रावित करती हैं। अब देखिए, नलिका विहीन है और हार्मोन का स्त्रावण करती है। हार्मोन्स का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, उत्तेजित करने वाले की जैसे ही यह हमारे रक्त के अंदर आकर के मिक्स होते हैं, क्या होता है, मानव के शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। तो वह इन हार्मोन्स के स्त्रावण के कारण से होता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, इनके जो जनक हैं वो कहलाते हैं थॉमस एडिसन, जिन्हें अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहा जाता है। जनक कहते हैं हम इन्हें, जनक कहा जाता है। और हॉर्मोन्स जो है उनके बारे में सर्वप्रथम 1902 में एक वैज्ञानिक थे स्टारलिंग। स्टारलिंग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। तो ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होकर के मानव शरीर के ऊपर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अब हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने एनिमेशन के थ्रू देखा कि मानव शरीर के अंदर ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, आउटू ग्रंथि होती है, पराउटू ग्रंथि होती है, अधिवक्र ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस, वृषण, अंडाशय, यह सब ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक एक ग्रंथि को हम डिटेल से देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि की। देखिए, पीयूष जो ग्रंथि है, हमने कहा कि हम इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि हम सबको पता है कि यह अन्य ग्रंथियों के ऊपर रेगुलेशन का कार्य कर रही है, अन्य ग्रंथियों को भी यह नियंत्रित करने का कार्य करती है। और इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या है, विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं स्रावित किए जाते हैं। जनरली हम जब देखें पीयूष ग्रंथि को, तो यह मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नजदीक सेला टर्सिका भाग में स्थित होती है। सेला टर्सिका में स्थित होती है और मास्टर ग्रंथि भी इसको हम कहते हैं।
इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे हम कहते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। ग्रंथि कहते हैं और इनके द्वारा हम देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं। अब देखते हैं हम पीयूष ग्रंथि के भाग अग्र पीयूष ग्रंथि, उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये दोनों पीयूष ग्रंथि के भाग हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा टोटल जो है वो 9 हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, जिसमें से 7 हार्मोन तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं और 2 हार्मोन जो होते हैं वो पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। देखिए, वृद्धि हार्मोन हम सबने पढ़ा है, आपने भी पहले कहीं पर पढ़ा होगा, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। वृद्धि हार्मोन क्या कर रहा है? किसी भी जीव के शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अब अगर यह वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में कम हो रहा है तो व्यक्ति क्या रह जाता है? बोना रह जाता है। हम देखते हैं कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर शिशु अवस्था में यह वृद्धि हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, अगर यह कम रह जाता है तो वह बोना रह जाता है, अर्थात उसमें बोनेपन का रोग हो जाता है, ड्वार्फिज्म। और अगर यह वृद्धि हार्मोन एक सीमित मात्रा से अधिक शरीर के अंदर स्रावित हो जाता है बच्चों के अंदर शिशु अवस्था में, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? वह और अधिक लंबा हो जाता है, जिसके कारण उसमें लंबापन आ जाता है और जो है वो जाइजेंटिज्म रोग हो जाता है। अब अगर हम वयस्क अवस्था में देखें, वयस्क अवस्था के अंदर अगर वृद्धि हार्मोन एक सीमित मात्रा से अधिक स्रावित हो रहा है तो उस दौरान क्या हो जाता है? एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। एक्रोमेगेली रोग हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर जो है मुंह बड़ा हो जाता है, जबड़े गाल जो है वो बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो ये वृद्धि हार्मोन के प्रभाव के कारण से होता है। दूसरा हम बात करें थायरोक्सिन हार्मोन, जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है और यह अग्र पीयूष ग्रंथि क्या करती है? थायराइड रेगुलेटरी फैक्टर्स के द्वारा इस थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला जो है वो एड्रीनलिन एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमारे गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस हार्मोन के बहुत सारे नाम हैं, खुशी और भय के हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। और देखिए, आपने जो क्वेश्चन देखा था जो हमारे यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया था, जहां पर हमने देखा था कि लड़ो और उड़ो। देखो, यह क्या होते हैं? अधिवक्रीय जो ग्रंथि हमारी एड्रीनलिन जो ग्लैंड है उसके द्वारा स्रावित होते हैं। इन्हें हम खुशी और भय के हार्मोन क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है? करो या मरो हार्मोन क्यों कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं? देखिए, आपने सुना होगा, हमने देखा होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं और बहुत हम दुखी होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तभी भी हमारे आंखों से क्या हो रहे हैं? आंसू आ रहे हैं, और बहुत हम दुखी हो रहे हैं तभी भी क्या हो रहे हैं? हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो वो किसके कारण से हो रहा है? वो इस हार्मोन के कारण से हो रहा है। ये एड्रीनलिन हार्मोन जो है ये काम कर रहा है, जिसमें एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है ये कार्य कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? खुशी या भय के दौरान जब हम बहुत काम कर रहे हैं, डू एंड डाई वाली जैसे स्थिति उत्पन्न कर रही है, बहुत इमरजेंसी है, उस दौरान ये हार्मोन स्रावित होते हैं और अधिवक्रीय रेगुलेटरी फैक्टर्स के द्वारा यह क्या किए जाते हैं? नियंत्रित किए जाते हैं। अगला जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, देखिए इसे मेमोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं।
मेमोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, जो क्या करता है, दुग्ध स्त्रावण की क्रिया, फीमेल्स के अंदर दुग्ध स्त्रावण की क्रिया से संबंधित होता है। अगला है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम पुटक उद्दीपक हार्मोन, पुटक उद्दीपक हार्मोन्स भी हम कहते हैं। और यह पुटिक उद्दीपक हार्मोन्स क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर काम करते हैं। मेल्स के अंदर तो जनरली यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, और फीमेल्स के अंदर जो है ये अंडाणुओं के निर्माण के लिए जो है वो उत्तरदायी होते हैं। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी जो है ये क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से जो क्या कर रहे हैं, दुग्ध स्त्रावण की जो क्रिया हो रही है या इन सभी क्रियाओं को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट करने का कार्य कर रहे हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम अंतराली कोशिका हार्मोन भी कहते हैं। अंतराली कोशिका हार्मोन भी इसको हम कहते हैं। अगला है नेक्स्ट मेलानोटोनिन हार्मोन। देखिए मेलानोटोनिन जो क्या है, प्राणियों के शरीर के अंदर जो है रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आपने देखा होगा कि जो कई सारे लोग जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, कई सारे जो लोग होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं। तो वो किसके कारण से हो रहा है, वो एक मिलानिन पिगमेंट होता है, त्वचा के अंदर वर्णक पाया जाता है। अगर वह मिलानिन जो है एक जगह पर ही इकट्ठा है तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, लाइट कलर के होते हैं। जबकि अगर वह मिलानिन पिगमेंट जो है वो त्वचा में फैला हुआ पाया जा रहा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। तो ये मेलानोटोनिन हार्मोन के कारण से होता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो थे हमारे अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि हमारी पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि हमारे दो हार्मोन्स का स्रावण करती है। ये दो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसे हम पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं, और वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसे हम एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी हम कहते हैं। और यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या करता है कि जब शरीर से जब मूत्र के द्वारा अतिरिक्त मात्रा में जल का निष्कासन होता है तो उस जल की अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित करने का कार्य करता है। अब देखिए हम देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उससे संबंधित हमारे संभावित प्रश्न कौन से हैं। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। देखिए अभी हमने बात की थी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं क्या होती हैं। आप भी सोचिए थोड़ा सा, अभी आपने पढ़ा कि कैसी होती हैं। इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। नलिका युक्त होती हैं, वो नलिका विहीन होती हैं, संयुक्त होती हैं, बहिस्त्रावी होती हैं। तो देखिए आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हम देखते हैं इसके अंदर इसके आंसर्स क्या होंगे। आपने भी, मेरे को लगता है कि आपको भी इसका पता चल गया होगा क्योंकि अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। देखिए इसका सही आंसर देखते हैं, नलिका विहीन। जी हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। इसके अलावा हम इनके अन्य ऑप्शंस की बात करें, नलिका युक्त, तो हमने बहिस्त्रावी ग्रंथियों की बात की थी जो नलिका युक्त होती हैं। सी ऑप्शन संयुक्त, संयुक्त के अंदर तो नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बहिस्त्रावी वही क्या होती है, नलिका युक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति अधिक लंबा होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा पीयूष ग्रंथि के बारे में और हमने पढ़ा कि उससे संबंधित कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण से व्यक्ति अधिक लंबा हो रहा है। इसके ऑप्शंस हैं थायरोक्सिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, अधिवक्रीय हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो देखिए आपने भी इसका आंसर पता लगा लिया होगा क्योंकि हम इसको भी पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर है वृद्धि हार्मोन। जी देखिए वृद्धि हार्मोन जो है उसकी कमी से उसकी अधिकता से व्यक्ति अधिक लंबा
हो जाता है। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन जो है आउटू ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिवक्रीय हार्मोन अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। वैसोप्रोसिन जो हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि के पश्च पीयूष ग्रंथि वाले भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपातकालीन हार्मोन है। देखिए आपातकालीन जो अभी हमने पढ़ा कि इमरजेंसी के दौरान स्रावित हो रहा है, इसके ऑप्शंस है एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, पैराथार्मोन, मेलेनोटोनिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखते हैं इसका आंसर, आपने भी पता लगा लिया होगा। इसका आंसर है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। देखिए हमने बात की थी कि यह ऐसे हार्मोन है जो खुशी और भय के हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन कहलाते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन जो है हमारी पराउटू ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। मेलेनोटोनिन हार्मोन जो है हमारी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह हमारी पीयूष ग्रंथि के पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा भाग से स्रावित किया जाता है। अगली हम ग्रंथि की बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। देखिए पीनियल ग्रंथि जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं एनिमेशन के थ्रू, यह अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है तथा मेलेनोटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। अभी हम मेलेनोटोनिन हार्मोन की भी बात कर चुके हैं पीयूष ग्रंथि के अंदर। यह हार्मोन दैनिक जीवन की क्रियाओं का नियमन करता है। देखिए हमारी जो भी उठना, सोना, जागना, खाना पीना सारी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं और इसे हम इसलिए जैविक घड़ी भी कहते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि पीनियल ग्रंथि जो है वो एक जैविक घड़ी के रूप में कार्य कर रही है। आउटू ग्रंथि, इसको भी मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू बताया था कि यह हमारे गले के अंदर हमारी जो श्वास नली है, श्वास नली के दोनों तरफ जो है वो पाई जाती है, संख्या में एक जोड़ी होती है। देखिए ये हमारी श्वास नली है, ये हमारे लैरिंग्स है जिसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में आवाज उत्पन्न करते हैं जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। श्वास नली के दोनों तरफ पाई जा रही है, दो पालीनुमा संरचनाओं के अंदर स्थित होती है, आउटू ग्रंथि पाई जाती है। यह एक जोड़ी श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है तथा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय को नियंत्रित करती है। तो देखिए ये आउटू ग्रंथि क्या कर रही है, ये कार्य करने का काम कर रही है। शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से गलकंठ या घेंगा रोग हो जाता है। देखिए आपने देखा होगा टीवी में भी बहुत बार ऐड आती है, हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो अगर शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो गई है तो अगर जैसे ही हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की कमी होते ही क्या होगा, हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण से हमें विभिन्न प्रकार के थायराइड से संबंधित रोग हो जाते हैं। अब थायराइड से संबंधित जो रोग है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण भी हो सकते हैं। अति सक्रियता मतलब बहुत सारा अधिक मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण हो रहा है, और थायरोक्सिन हार्मोन की अल्प सक्रियता अर्थात उसकी कमी के कारण से। अब हम देखते हैं कि जब थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रावण हो रहा है तो उसके कारण से ग्रेव रोग, प्लूमर रोग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है शरीर के अंदर, तो जैसे हमने कहा कि गलकंठ रोग हो जाता है, और हम देखें तो हाशमिटो रोग हो जाता है। हाशमिटो रोग को देखिए हम थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं, कि जिसके अंदर क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से जो दवाइयां हम मेडिसिन के रूप में हम काम ले रहे हैं वही क्या करने लगती हैं, दवाइयां हमारे लिए जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो हाशमिटो रोग हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से, गलकंठ रोग हो जाता है, इसी प्रकार से मिक्सोडीमा रोग हो जाता है। तो ये सब थायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रावण के कारण से जो है ये रोग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इससे संबंधित संभावित प्रश्न।
आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि आयोडीन की कमी से कौन से हार्मोन का स्त्रावण कम हो रहा है, आपको पता होगा इसका आंसर। देखते हैं हम, थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। देखते हैं हम, थायरोक्सिन हार्मोन। जी, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जो हमने अभी बताया कि इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन जो है पराउटू ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। मेलेटोनिन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनलिन हार्मोन अधिवक्र ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगली ग्रंथि की हम बात करने जा रहे हैं, पराउटू ग्रंथि। देखिए, पराउटू ग्रंथि जो है, मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू भी बताया था, यह क्या होती है, जो हमारी श्वास नली है और श्वास नली के दोनों तरफ जो आउटू ग्रंथि पाई जा रही थी, और आउटू ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो दो पालीनुमा संरचनाओं में पाई जाती है। तो ये पराउटू ग्रंथि क्या होती है, इन दोनों पालियों के अंदर संख्या में एक एक जोड़ी स्थित पाई जाती हैं। संख्या में 2 जोड़ी होती हैं तथा श्वास नली के दोनों तरफ आउटू ग्रंथि की पाली में यह स्थित पाई जाती हैं। दूसरा हम देखें कि पराउटू ग्रंथियां जो हैं वो पैराथार्मोन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं तथा यह शरीर के अंदर कैल्शियम व फॉस्फेट का स्तर नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो देखिए, पराउटू ग्रंथियां जो है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का स्तर बनाए रखती हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी अस्थियां भंगुर होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। और हम देखते हैं जनरली जो हमें डॉक्टर्स जो है वो 30 ईयर्स की एज के बाद में क्या करते हैं, कैल्शियम की जो है वो गोलियां खाने की सलाह देते हैं। तो वो इसी प्रकार से, ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। अगली जो ग्रंथि है हमारी अधिवक्रीय ग्रंथि। अधिवक्रीय की जो हमारी किडनी है उनके ऊपर यह स्थित है। संख्या में 1 जोड़ी होती हैं जो किडनी क्या कर रही है, उत्सर्जन का कार्य कर रही है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य कर रही है। और जैसे हम अपनी बात करें, हम क्या है, यूरिया उत्सर्गी है, शरीर से अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये संख्या में 1 जोड़ी होती हैं, वक्रों के ऊपर स्थित होती हैं और एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन तथा नोर एड्रिनलिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि इन्हें हम खुशी और भय के हार्मोन, करो या मारो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, विभिन्न प्रकार के नामों से हम इनको जानते हैं। और खुशी व भय के दौरान भी यह अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं। अगली जब हम ग्रंथि की बात करने जा रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि। देखिए, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि, देखिए क्या आपको पता है इसे हम मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? यस, इसको मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहिस्त्रावी। बहिस्त्रावी के बारे में देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहिस्त्रावी अर्थात कैसी है, नलिका युक्त। तथा अंतःस्त्रावी, अंतःस्त्रावी अर्थात नलिका विहीन। नलिका विहीन दोनों के रूप में यह कार्य कर रही है, जिसके कारण से हम इसे क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और यह हमारे आमाशय के पास में यहां स्थित पाई जाती है। ये बहिस्त्रावी के रूप में यह अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है, जो क्या करता है, अब ये अग्नाशय रस क्या कर रहा है, भोजन के पाचन में, जो भी हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन का पाचन यह अग्नाशय रस करता है और इसे अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि अग्नाशय ग्रंथि जब अंतःस्त्रावी के रूप में काम कर रही है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन, ग्लूकागोन तथा सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। देखिए, अंतःस्त्रावी ग्रंथि अग्नाशय के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है।
और यह हार्मोन जो है, इसमें इंसुलिन तो हार्मोन जो है इसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा, ग्लूकागोन अल्फा सेल्स के द्वारा, और सोमेटोस्टैटिन जो है वो गामा सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलाइटस रोग हो जाता है। देखिए, हमने देखा होगा और जनरली हमारे हर एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट मिल जाता है। वो इसके कारण से होता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि क्या कर देती है, इंसुलिन हार्मोन को बनाना कम कर देती है, बंद कर देती है, जिसके कारण से क्या होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम कर रहा है, हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। लेकिन जब ये इंसुलिन हार्मोन ही समाप्त हो गया या कम हो गया तो हमारे शरीर में शर्करा का स्तर नियंत्रित नहीं हो पाएगा। शर्करा क्या होगी, रक्त में बढ़ने लगेगी, जिसके कारण से व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न है, अधिवक्रीय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है, अभी हमने पढ़ा, देखिए देखते हैं इसका आंसर। इसके ऑप्शंस है मेलेटोनिन, एपिनेफ्रिन, वृद्धि हार्मोन, वैसोप्रेसिन। तो देखते हैं हम इसमें कि इसका ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर एपिनेफ्रिन। जी हाँ, अभी अपन ने पढ़ा था कि यह अधिवक्रीय ग्रंथि के द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस की बात करें, मेलेटोनिन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित हो रहा है, वृद्धि हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित हो रहा है, और वैसोप्रेसिन जो है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा स्रावित हो रहा है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा अग्नाशय ग्रंथि, तो इससे संबंधित इसके ऑप्शंस हैं, यकृत से, अग्नाशय से, पीयूष ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। तो आपको इसका आंसर पता होगा। देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जा रहा है, और इसकी कमी से जो अभी हमने पढ़ा था मधुमेह रोग हो जाता है। दूसरा, यकृत। अन्य ऑप्शंस को देखें, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है आकार में सबसे छोटी होती है, मस्तिष्क के सालाटर्शिका भाग के अंदर स्थित होती है, और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवक्रीय ग्रंथि जो अधिवक्रीय हार्मोन का स्रावण कर रही है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। अगली ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं, थाइमस ग्रंथि। देखिए, यह हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। तो देखिए, यह हृदय वह महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित पाई जा रही है तथा थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। मैंने आपको इसको पहले भी एनिमेशन जब बताया था तब मैंने आपको बताया था कि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है थाइमस ग्रंथि, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ यह आकार में घटती जाती है, इसका आकार घटता जाता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है, और प्रतिरक्षा तंत्र हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इसकी जो है वो अधिक, इसकी कमी से, जिसका आकार घटने के कारण से क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के रोगों से घिर जाते हैं। इसके संभावित प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम व फॉस्फेट का स्तर नियंत्रित करती है। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, आपने भी इसका आंसर पता कर लिया होगा। देखिए, इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, औटु ग्रंथि, पराउटु ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। देखिए, इसका आंसर है पराउटु ग्रंथि। जी, कैल्शियम और फॉस्फेट का स्तर जो है नियंत्रित करने का कार्य पराउटु ग्रंथि कर रही है। पीयूष ग्रंथि की हम बात कर ही चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के नो हार्मोन स्रावित करती है। औटु ग्रंथि जो है वो गले में स्थित होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है, गलकंठ रोग हो जाता है इसकी कमी से, हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन। एड्रिनल ग्रंथि जो हम खुशी और भय के हार्मोन, अधिवक्रीय हार्मोन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, वह ग्रंथि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में कम होती जाती है। देखिए, आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ा। इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, औटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसका ऑप्शन है
थाइमस ग्रंथि, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्रंथि आकार में कम होती जाती है। ऑप्शन अन्य पीयूष ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं। आउटू ग्रंथि के बारे में बताया है कि इसकी कमी से गलकंठ या घेंगा रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि है, अधिवक्रीय हार्मोन स्रावित कर रही है। अगली हम ग्रंथियों की बात कर रहे हैं जो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग पाई जाती हैं। अभी तक जो हमने ग्रंथियां पढ़ी वो कॉमन ग्रंथियां पढ़ी, नर और मादा दोनों में समान पाई जा रही थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेल के अंदर वृषण, टेस्टिस, जिसे टेस्टिकल्स भी हम कहते हैं, और यह नर में पाई जाती है तथा संख्या में एक जोड़ी होते हैं। नर में उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं और एक हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। यह हार्मोन नर में शुक्राणु निर्माण व नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वह क्या करता है, मेल्स के अंदर शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, और यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे नर के अंदर आवाज का भारी होना, शरीर के ऊपर बाल आना अधिक संख्या में, दाढ़ी मूछ का निकलना, इन सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए यह वृषण उत्तरदायी होते हैं। अंडाशय, अब हम देखें, यह मादा में पाई जाती है तथा संख्या में एक जोड़ी होती है, और जो हार्मोन स्रावित करती है वो दो होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन का स्त्रावण करती है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जैसे देखिए, संख्या में एक जोड़ी होती है, और जैसे नर के अंदर वृषण शुक्राणुओं का निर्माण कर रहे थे, उसी प्रकार से मादा के अंदर जो है अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करती है, ओव्यूम की फॉर्मेशन करती है फीमेल्स के अंदर, तथा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे मादा में आवाज का पतला होना, ठीक है, तो ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आवाज का पतला होना, और ये सब इन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए मादा में उत्तरदायी होते हैं। तो ये ग्रंथियां हैं, वृषण नर के अंदर पाई जाती हैं, अंडाशय जो है वो मादा के अंदर पाई जाती हैं, जो अलग अलग होती हैं। और फिर हमने बात की थी कि प्लेसेंटा क्या होती है, जब निषेचन की क्रिया होती है या प्रजनन की क्रिया के दौरान क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और निषेचन की क्रिया हो जाती है और एक युग्मनस बन जाता है, और फिर जब वह डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर के शरीर के अंदर होता है तो उस दौरान वह प्लेसेंटा क्या करती है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण देने का कार्य करती है, उसके शरीर और उस एम्ब्रियो के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है, उसे ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करती है। ये सारे कार्य जो प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा किए जाते हैं, और अपरा के द्वारा ही जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है अपनी माता के गर्भाशय के अंदर अपनी मदर से जुड़ा हुआ होता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न हम देखते हैं। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, देखिए अभी आपने देखा, इसके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, वैसोप्रोसिन। देखते हैं इसका सही आंसर टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, देखिए नर के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं, और यह क्या करता है, नर के अंदर शुक्राणुओं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हम बात करें, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स के शरीर में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल के शरीर में पाया जाता है, वैसोप्रोसिन जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिशु जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन व शिथिलन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। देखिए हमने अभी पढ़ा था, इसके ऑप्शंस देखते हैं, आपको भी पता होगा, वैसोप्रोसिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मेलेनोटोनिन हार्मोन। तो देखिए हम देखते हैं इसका आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है शिशु जन्म के समय, और गर्भाशय में संकुचन व शिथिलन के लिए भी यह हार्मोन उत्तरदायी होता है, जिसे हम पिटोसिन भी कहते हैं। इसके अलावा हम अन्य ऑप्शंस की बात करें, वैसोप्रोसिन, इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, जो क्या करता है, मूत्र से जल के अवशोषण का कार्य करता है। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है इसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। मेलेनोटोनिन जो हार्मोन है वह भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित किया जाता है, और वर्णकता जीव के शरीर में रंग के लिए उत्तरदायी पाया जाता है।
अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि यस अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन की हमने बात की थी शुरू के अंदर हाइपोथैलेमस की। अब देखिए कि ये हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण कर रही हैं, तो उनको भी कोई नियमित करेगा, उनको भी कोई रेगुलेट करेगा। तो देखिए उनका नियमन करने के लिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी जो तंत्र है उनको नियमित करने का कार्य करता है। कि अगर कोई भी ग्रंथि अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित कर रही है तो यह नियमनकारी हार्मोन का उपयोग करेगा और उसके अतिक स्त्रावण को कम करवाएगा, और अगर कोई ग्रंथि कम मात्रा में हार्मोन स्रावित कर रही है तो यह उसके आधार पर स्रावी हार्मोन का स्रावण करवाएगा और वह उसके हार्मोन के उत्पादन को बढ़वाएगा। अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्रावण को नियंत्रित करता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, अग्र मस्तिष्क का भाग है जो क्या कर रहा है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का या नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। तंत्रिका तंत्र को भी यह नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है और इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित करता है। मोचक हार्मोन जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन कह रहे हैं। रिलीजिंग हार्मोन तब स्रावित होंगे जब किसी भी ग्रंथि के द्वारा, ये जब पीयूष ग्रंथि है, मान लो कि अगर वृद्धि हार्मोन का कम स्रावण कर रही है तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को संदेश भेजेगा अधिक मात्रा में जो है वो वृद्धि हार्मोन के स्रावण के लिए। निरोधी हार्मोन कि अगर पीयूष ग्रंथि एक सीमित मात्रा से अधिक वृद्धि हार्मोन का स्रावण कर रही है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को मैसेज भेजेगा कि वृद्धि हार्मोन का स्रावण को कम किया जाए। तो इस प्रकार से जो है हाइपोथैलेमस है वो मस्तिष्क के अग्रभाग के अंदर स्थित होता है और नियंत्रणकारी के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन करता है, उनकी क्रियाओं को, उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं, देखिए हमने जो टॉपिक शुरू किया था उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न देखे थे जो हमारी गत परीक्षाओं में पूछे गए थे। देखिए हम उनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। देखते हैं इनको। मानव शरीर में सबसे छोटी आकार के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखते हैं इसके ऑप्शन, एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। जिसे यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया है, इसका ऑप्शन देखते हैं हम, पीयूष ग्रंथि। देखिए काम तो ये हमारे शरीर के अंदर बड़े कर रही है, लेकिन इसका आकार क्या है, सबसे छोटा है और यह मस्तिष्क के अंदर सैला टर्शिका भाग के अंदर स्थित होती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि है जो अधिवक्रीय ग्रंथि है, अधिवक्रीय हार्मोन का स्रावण कर रही है। थायराइड ग्रंथि है, औटू ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? देखिए ये आईएएस प्री के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। देखिए आयोडीन है थायरोक्सिन हार्मोन में। देखिए बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, अतः ये थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन उपस्थित होता है। इसके अलावा हम बात करें टेस्टोस्टेरोन नर के अंदर पाया जाता है और नर हार्मोन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। इंसुलिन है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जा रहा है। एड्रिनलिन जो है वो अधिवक्रीय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? देखिए यहाँ पे बात की हमने अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि। देखते हैं इसका ऑप्शन पीयूष ग्रंथि। देखिए सिर्फ इन चारों ऑप्शंस में से यही एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अर्थात नलिका विहीन है। बाकी जो सभी ग्रंथियां दी गई हैं, लार ग्रंथि है, यकृत है, लैक्रिमल है, यह सभी बहिस्रावी के रूप में काम कर रही है। यकृत जो ग्रंथि है वह
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन क्या है, जिसे यूपी लोअर सब के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शन है अस्थि, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन। तो देखते हैं इसमें हार्मोन। देखिए एस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल हार्मोन है जो फीमेल्स के शरीर में स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। देखिए इसे यूपीपीसीएस के अंदर 2 बार पूछा गया है और इसके ऑप्शंस है इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। देखते हैं इसका सही आंसर एड्रेनालिन। देखिए हमने पहले भी बात की थी कि एड्रेनालिन हार्मोन क्या कर रहा है, यह खुशी और भय का हार्मोन भी है। लड़ो या मरो, करो या मरो, लड़ो या उड़ो हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जो है ये कार्य कर रहा है। तो यह क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी आ सकता है, खुशी और भय के हार्मोन के रूप में भी आ सकता है, करो या मरो के रूप में भी आ सकता है। तो इसका आंसर है एड्रेनालिन ग्रंथि के द्वारा यह हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस की बात करें, इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जा रहा है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो रहा है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के द्वारा स्रावित किया जा रहा है, फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है यह पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, पुरुष में कौन सी कोशिका वृषणीय हार्मोन जिसे एंड्रोजन का संश्लेषण एवं स्त्रावण करती है। तो देखिए अभी हमने पढ़ी थी, वृषणों के बारे में पढ़ा था और वृषणों के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावण किया जा रहा है। देखिए रीट के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सर्टोली कोशिका, म्यूकस कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, लीडिंग कोशिका। देखिए इसका सही आंसर है लीडिंग कोशिकाएं जो हैं वो वृषणीय हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं, उसका स्त्रावण करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस की बात करें, सर्टोली कोशिकाएं जो हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य कर रही हैं, म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस का सिक्रीशन कर रही हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म्स के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं कि किस तरीके से जब शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया हो रही है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया सहायता कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने पर हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था कि यस कई बार हमने देखा होगा कि हमारी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही होती है, हम बहुत खुश होते हैं तब भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम बहुत डरे हुए होते हैं तभी भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमें उत्तेजना का अनुभव होता है। इससे संबंधित प्रश्न भी जो है हमारे आरएएस और आरटीएस के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शन है कोर्टिसोल, इंसुलिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन। तो देखते हैं हम इसका आंसर, एड्रेनालिन जो हार्मोन है वह जब स्रावित होता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन होता है, इसे भी यूपीपीसीएस के अंदर मेंस में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो देखते हैं प्रोटीन। देखिए इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है जो क्या होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो देखिए मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से हो रहा है, जो एलडीसी के अंदर पूछा गया है। थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन। तो देखते हैं इसका आंसर, आपको भी पता होगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से जो है वो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं जो अवटु ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन अधिवक्रीय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे छोटी ग्रंथि आकार के आधार पर मैं आपको बता चुकी हूं पीयूष ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो आकार के आधार पर कौन सी है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। असिस्टेंट जेलर में ये पूछा गया है, अग्नाशय, कर्णपूर्ण ग्रंथि, यकृत, थायराइड ग्रंथि। तो देखते हैं इसका ऑप्शन यकृत। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा हम बात करें अग्नाशय, अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, बहिस्त्रावी और अंतस्त्रावी के रूप में काम कर रही है। कर्णपूर्ण जो है वो कानों में पाई जाने वाली हैं, कानों में पाई जाती हैं। और थायराइड जो ग्रंथि है वो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है और गले में स्थित होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है।
अगला प्रश्न, ग्रेव रोग किस कारण से होता है? एसएससी 10+2 के अंदर ये पूछा गया है। ऑप्शन है इसके, थाइमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थाइमस की अल्प सक्रियता, थायराइड की अल्प सक्रियता। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। अभी हमने थायराइड ग्रंथि की बात भी की थी और तब मैंने आपको वहां पे बताया भी था। तो देखिए, थायराइड की अति सक्रियता के कारण, मतलब थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन जो हार्मोन है अधिक मात्रा में जब स्रावित हो जाता है तो उसके कारण से जो है वो ग्रेव रोग हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक मात्रा में जो है वो स्रावण होता है। अतः ये ग्रेव रोग जो है वो थायराइड की अति सक्रियता के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जैविक घड़ी कौन सी ग्रंथि है? देखिए, ये हेडमास्टर में भी पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है। इसके ऑप्शन है थाइमस, आउटू ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि। देखते हैं इसका ऑप्शन, पीनियल ग्रंथि। जी, पीनियल ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह पीनियल ग्रंथि जैविक घड़ी के रूप में कार्य करती है। थाइमस ग्रंथि जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आकार में कम होती जाती है और प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। आउटू ग्रंथि के बारे में हम बात कर चुके हैं, गले में स्थित होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है। और हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंगा रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण से होता है? एसएससी के अंदर पूछा गया है ये। इसके ऑप्शन है लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। तो देखते हैं, आयोडीन की कमी के कारण से व्यक्ति में घेंगा रोग या गलकंठ रोग या गाइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो देखिए, एसएससी इनकम टैक्स में यह प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं आउटू ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर पीयूष ग्रंथि कि यस, यह अन्य ग्रंथियों पर भी नियंत्रण करने का कार्य कर रही है, इसलिए हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके अलावा हम अन्य ऑप्शंस की बात करें, आउटू ग्रंथि है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। अधिवक्रीय ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि के रूप में ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। देखिए, अभी हमने आज जो हमारा टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न आपने हल किए होंगे, बहुत सारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। अब हम इसको देखते हैं कि इसके समरी फॉर्म में कि आज हमने क्या पढ़ा कि अंतःस्रावी तंत्र के जो जनक है वो थॉमस एडिसन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, हॉर्मोन्स का स्रावण करती हैं। स्टार्लिंग ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। हार्मोन का मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न करने वाले, और यह सीधे रक्त में स्रावित किए जाते हैं। इससे संबंधित हमने विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां बात की। पीयूष ग्रंथि की हमने बात की जो विभिन्न प्रकार के 9 हार्मोन स्रावित करती है। आउटू ग्रंथि की बात की जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। पराउटू ग्रंथि की बात की कि पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित कर रही है। पीनियल ग्रंथि की बात करी कि जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण कर रही है, रंग के लिए उत्तरदायी है। दूसरा हमने बात करी कि थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आकार में कम होती जाती है और प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि होती है, अग्नाशय रस का स्रावण कर रही है बहिस्त्रावी के रूप में। अंतःस्रावी के रूप में वह सोमेटोस्टैटिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कर रही है। अधिवक्रीय ग्रंथि अधिवक्रीय हार्मोन का स्रावण कर रही है। ये तो कॉमन ग्रंथियां थी जो हमने मेल और फीमेल दोनों के अंदर पढ़ी। इसके अलावा हम फिर बात कर रहे हैं मेल के अंदर वृषण की। हम बात कर रहे हैं कि नर के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तथा नर के द्वारा वृषण के द्वारा जो है एक हार्मोन का स्रावण किया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं। और यह हार्मोन जो है वो वृषण के द्वारा स्रावित किया जाता है तथा शुक्राणुओं के निर्माण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए नर में उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं और अंडाणुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तथा फीमेल्स के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं। तो ये हमने दूसरा प्लेसेंटा की बात की थी कि प्लेसेंटा की जैसे ही गर्भस्थ शिशु माता के शरीर में होता है तो वह अपनी मदर से क्या है, प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और ये अपरा क्या करती है, उसे पोषण देने का कार्य
करती हैं, जिसके कारण से वह अपने मदर के शरीर से ही सारे न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन है या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है शरीर से, वो सारी प्रोसेस कर पाता है। तो देखिए हमने ये टॉपिक पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित। इससे संबंधित जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से देखिए और पढ़िए, और इससे संबंधित हम और भी क्वेश्चन जो है आपके पास लेकर के आएंगे। धन्यवाद।